जो कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसका पार्ट 1 जो कि है भारत में आयात और निर्यात। तो भारत में किस प्रकार से आयात किए जाते हैं, किस प्रकार से निर्यात किए जाते हैं और इसका ट्रेंड बच्चों आज़ादी के बाद से इसका ट्रेंड किस प्रकार का रहा है, इसमें किस प्रकार से बदलाव आए हैं, आइए हम इसमें देखते हैं। तो बच्चों, जैसे ही हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है क्योंकि बच्चों कोई भी देश किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे कौन से कारण होते हैं? तो बच्चों ये देखना है कि किसी भी देश में चाहे कोई खनिज संपदा से संबंधित बात हो, खनिज संसाधन हो, ठीक है बच्चों, वन संसाधन हो, तकनीक हो, ठीक है बच्चों, या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संसाधन हो, चाहे मानव संसाधन हो, तो किसी भी प्रकार के चाहे तकनीक हो, चाहे वन संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, जल संसाधन हो, मृदा संसाधन हो, वहाँ की जलवायु हो बच्चों, वहाँ की स्थलाकृति हो, तो सभी प्रकार के जो फैक्टर हैं ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। चूंकि बच्चों ये अलग अलग पाए जाते हैं इस वजह से यहाँ के संसाधन भी अलग अलग पाए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई अच्छाई होगी, कोई ना कोई बुराई होगी। उसी प्रकार से बच्चों कोई क्षेत्र या कोई राज्य, कोई देश संपूर्ण रूप से संसाधनों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसमें किसी भी प्रकार की चीज़ों की कमी जरूर होगी। अब वो कमी जब होगी तो वो किसी दूसरे देशों से या दूसरे क्षेत्रों से आयात करेगा और अपने अधिक अधिक जो काम आने वाली जो वस्तुएं हैं या उत्पादन जिनका ज़्यादा होता है बच्चों, उन वस्तुओं का निर्यात भी करना चाहेगा जिससे कि विदेशी पूंजी उसको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की, अपनी जिन चीज़ों की अपनी आवश्यकता है उन चीज़ों को दूसरे क्षेत्रों से मंगाना अर्थात आयात करना और अपनी अधिक की जो चीज़ें हैं जो अधिक मात्रा में अपने पास है उपलब्ध है बच्चों, उनका निर्यात करना, ये क्या है? यही तो व्यापार है और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और इसीलिए हर देश कोई ना कोई देश से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूर करता है, उसे जरूर उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मात्रा, संगठन के साथ साथ व्यापार की दिशा में संबंध में भारी परिवर्तन हुए हैं और भारत की जो हिस्सेदारी है वो विश्व व्यापार में मात्र 1% है। लेकिन बच्चों ये 1% इतनी छोटी संख्या होने के बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि अनेक देशों में, लगभग सभी देशों में बच्चों संसाधन क्या है? अपने स्तर पर है और दूसरे प्रकार के देशों से संसाधनों का आयात करना पड़ता है, तकनीकों का आयात करना पड़ता है और वो आयात निर्यात को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं हम कि 1950-51 में भारत का विदेशी जो व्यापार था वो 1214 करोड़ था। आज़ादी के बाद की बात करूं बच्चों, 1950-51 में जो भारत का विदेशी व्यापार था वो कितना था? मात्र 1214 करोड़, 1214 करोड़ रुपए था, जो कि 2016-17 में कितना रुपए हो गया? 44,29,762 करोड़ रुपए हो गया। तो 1214 से 44,29,762 करोड़ रुपए हो जाना, इसका मतलब है कि भारी मात्रा में हमने विदेशी व्यापार में अपना हिस्सा बढ़ाया है। कब से? आज़ादी के बाद से 2016-17 तक। तो देख लिए बच्चों कि 2004-5 में निर्यात हुआ था 3,75,340 करोड़ रुपए का, आयात हुआ था 5,01,065 करोड़ रुपए का, कुल व्यापार हुआ था, दोनों को मिलाते हैं यदि हम तो कुल व्यापार आ जाएगा 8,76,405 करोड़ रुपए का। और व्यापार संतुलन, जिसे व्यापार घाटा भी कहते हैं हम, वो था माइनस में 1,25,725 करोड़ रुपए। ये कब की बात है बच्चों? 2004-5 की।
इसके बाद हम डाटा देखें लगातार रूप से तो 2016-17 का जो डाटा है वो है लगभग 18 लाख करोड़ रुपए निर्यात का, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए आयात का और कुल व्यापार 44 लाख करोड़ रुपए। और घाटा जो भारत का था, व्यापार घाटा, वो था 7,25,000 माइनस में, अर्थात व्यापार में घाटा हुआ, निर्यात कम हुए और आयात ज़्यादा हो पाए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मोटा मोटी आइडिया भारत का जो विदेश व्यापार है वो इस तरीके से है। यहाँ 2004-05 का डाटा, 9-10 का, 13-14 का और 16-17 का विभिन्न डाटा यहाँ पर है। यदि मैं बात करूँ बच्चों व्यापार घाटे की, तो यहाँ लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए, यहाँ 5,18,000 करोड़ रुपए, यहाँ 8,10,000 करोड़ रुपए और यहाँ 7,25,000 करोड़ रुपए। इस प्रकार से लगभग बच्चों 7-8 लाख करोड़ रुपए भारत का क्या है, व्यापार घाटा है। अर्थात आयात हम ज़्यादा करते हैं, उसके बजाय निर्यात कैसे करते हैं, कम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों इस चित्र के द्वारा कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान भारत के विदेश व्यापार में आयात निर्यात के बीच अंतर किस प्रकार का हुआ है। तो बच्चों ये देखने से स्पष्ट पता चल रहा है हमें कि यह जो सफ़ेद लाइन हमें दिख रही है यहाँ पर आयात भी लिखा हुआ है और नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पर निर्यात दिखा हुआ है। तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि 2012-13 से 2016-17 तक किस प्रकार का हम व्यापार कर रहे हैं, आयात और निर्यात। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आयात की रेखा ऊपर है और निर्यात की रेखा नीचे है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर व्यापार घाटा हो रहा है क्योंकि आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है। यहाँ देखिए मूल्य 10 करोड़ रुपए में। ठीक है, यदि बात करूं बच्चों दोनों के अंतर, यहाँ पर दोनों का अंतर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अर्थात आयात निर्यात का जो अंतर है वो यहाँ पर ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है और ये लगातार रूप से घट करके यहाँ पर कम हो गया है 2016-17 में। 2012-13 में बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा होता था, जो हमें स्पष्ट रूप से इसके जो अंतर है, दोनों रेखाओं के जो अंतर है बच्चों, उससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा अंतर है और लगातार रूप से यदि आगे बढ़ते जाए समय के सापेक्ष में तो वो अंतर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 2012-13 से लेकर के 2016-17 में किस प्रकार से विदेशी व्यापार जो भारत का है वो किस प्रकार से परिवर्तित हुआ और दोनों में अंतर बच्चों, दोनों में अंतर किस प्रकार से कम हो रहा है। अर्थात भारत का व्यापार घाटा इस दौरान कम हुआ है, यह अच्छे संकेत है। ठीक है, यह अच्छी बात है कि भारत का व्यापार घाटा कम हो रहा है 2016-17 की यदि मैं बात करूं तो। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं हम कि निर्यात प्रतिशत में कि किस प्रकार से निर्यात प्रतिशत में है, कि भारत में निर्यात कौन कौन सी सामग्री होती है और वो किस प्रकार से कितने प्रतिशत में होती है। यदि कृषि और उसके समान उत्पाद है उनकी मैं बात करूं तो 2009-10 में 10% उनका निर्यात होता था, 2010-11 में 9.9, 15-16 में 12.6 और 16-17 में 12.3% इसका हिस्सा है। किसका बच्चों, कृषि और उससे संबंधित उत्पादों का। अर्थात यहां पर देखा जाए तो भी इसमें प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है कृषिगत क्षेत्र में। दूसरा है बच्चों अयस्क एवं खनिज। अयस्क एवं खनिज में बात करूं तो 4.9, 4.0, 1.6 और 1.9 इसमें कमी देखी गई है। क्यों कमी देखी गई है बच्चों, क्योंकि खनिज और अयस्क यदि हम सीधे तौर पर उनको निर्यात कर देंगे तो यह समस्या वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अयस्क और खनिज पर यदि हम काम करें, ठीक है, उन पे मशीनरी बनाएं, उन पर हम दूसरे प्रकार के मूल्यवर्धन का काम करें तो क्या होगा, वो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बच्चों एक तरीके से देखा जाए तो अयस्क और खनिज का जो निर्यात है वो कम हो रहा है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो यह भी अच्छी बात हो सकती है यदि हम अयस्क और खनिज का उपयोग अपने स्तर पर करके, अर्थात सीधे तौर पर इनको निर्यात ना करके उनका उपयोग करें, उनसे मशीनरी का निर्माण करें, वहाँ पर रोजगार विकसित करें और रोजगार विकसित करने के बाद मशीनरी का निर्माण करके या उसको
प्रोडक्ट बना करके यदि बेचे तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है बच्चों, तीसरा है विनिर्मित वस्तुएं। विनिर्मित वस्तुओं में लगातार रूप से हम देख रहे हैं 67.4, 68%, 72.9 और 73.6। तो अर्थात विनिर्मित जो वस्तु है उसमें हमने भारी रूप से बदलाव देखे गए हैं, भारी रूप से सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं। विनिर्मित वस्तुएं यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर सर्वाधिक है। ठीक है, इसके बाद है पेट्रोलियम व अपरिष्कृत उत्पाद। पेट्रोलियम व उससे संबंधित जो उत्पाद है वो 16.2, 16.8, 11.9 और 11.7% हिस्सा रखता है। कौन? पेट्रोलियम व अन्य उससे संबंधित उत्पाद। इसके अलावा अन्य वस्तुओं में 1.5, 1.2, 1.1 और 0.5 है। तो पूरे टेबल से, सारणी से हमें पता चल रहा है कि जो भारत का निर्यात संगठन है 2009 से 2017 के मध्य, बच्चों ये किस प्रकार से हुआ है? कृषिगत जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन सकारात्मक आया है, अर्थात उसमें वृद्धि देखी गई है। अयस्क में कमी देखी गई है। विनिर्मित वस्तुओं में भी वृद्धि देखी गई है। पेट्रोलियम में कमी देखी गई है और अन्य वस्तुओं में कमी देखी गई है। ये अलग अलग प्रकार की जो निर्यात की वस्तु है वो उनका टेबल इस प्रकार से है। उसके पश्चात देखते हैं बच्चों, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठनों में समय के साथ बदलाव आता जाता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे आयात निर्यात में अर्थात व्यापार में भी परिवर्तन आ जाता है। उसकी मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से परिवर्तन देखा गया है। कृषि व संवर्ती व्यापार उत्पादकों का हिस्सा घटा है, हमने देखा है। इसके अलावा जबकि पेट्रोलियम तथा परिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट आई है, विशेष रूप से चीन व अन्य एशियाई देशों से। बच्चों भारत के जो पड़ोसी देश, दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है, इसके अलावा चीन है, वहां कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा देखी गई है निर्यात के मामले में। देशों में भी बच्चों प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन देश ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करे। जैसे हमें भी प्रतिस्पर्धा होती है कि हमारी क्लास में सर्वाधिक मार्क्स कौन लेकर के आए, और ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है, तो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के तहत हम देखते हैं कि हमारी क्लास में कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आए। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ देशों के मध्य भी ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करे, जिससे कि सबसे ज़्यादा लाभ किस देश को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारत लगातार रूप से यहाँ पर कंपटीशन देखा गया है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों कि भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप। भारत में किस प्रकार से आयात जो किए जा रहे हैं उनमें किस प्रकार के संगठनों में बदलाव हो रहे हैं। तो बच्चों 1950 और 60 के दशक जब भारत आज़ाद हुआ था उसके कुछ दिनों बाद यदि मैं बात करूं तो इनमें विशेष रूप से जो आयात किए जाते थे, एक उसकी सबसे बड़ी जो मात्रा होती थी वो खाद्यान्न की होती थी। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने, खाद्यान्न जो हम खाते हैं वो अन्न की हम आयात भारी मात्रा में करते थे, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की समस्या से रूबरू होना पड़ता था। भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था, उसके पास अपने स्वयं के इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे। इसके अलावा जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, खेत खलिहान निश्चित थे, उनमें कोई विकासात्मक जो कार्य थे वो ना के बराबर हो रहे थे। इस वजह से बच्चों जो खाद्यान्न था, जो अन्न था, वो विदेशों से आयात कराना पड़ता था। लेकिन बच्चों 1960 के बाद में जैसे हरित क्रांति हुई MS स्वामीनाथन के अंडर में, तो हरित क्रांति के पश्चात भारत ने क्या किया? खाद्यान्न आयात करना बंद कर दिया। तो यह बहुत अच्छी और सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पर हमने देखा। तो 1950-60 के दशकों में खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी आदि आयात करना पड़ता था। व्यापार घाटा अधिक होता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि निर्यात तो बच्चों उस समय बहुत कम मात्रा में होता था और लगातार रूप से खाद्यान्न जैसी चीज़, पूंजीगत माल, मशीनरी, क्योंकि भारत में इतनी टेक्नोलॉजी और मशीनों का निर्माण नहीं होता था, इस वजह से विदेशों से आयात करना पड़ता था।
1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खाद्यान्न का आयात बंद कर दिया गया। लेकिन बच्चों एक नई समस्या उसी समय उत्पन्न हो गई। वो क्या समस्या थी कि जैसे 1970 के दशक के पश्चात हरित क्रांति आने से हमने खाद्यान्नों का आयात तो बंद कर दिया, लेकिन उसी समय 1973 के आसपास ऊर्जा संकट का दौर भी आया था। ऊर्जा संकट के दौर में पेट्रोलियम की जो कीमतें थी बच्चों, वो आसमान छूने लग गई थी, अर्थात उनमें काफी तेजी आ गई थी। ठीक है, और उस कारण से पेट्रोलियम के दाम भारी उछाल आ गए थे। और पेट्रोलियम, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में अधिकांश जो पेट्रोलियम है वो विदेशों से आयात करना पड़ता है। और हर क्षेत्र में, आज ऊर्जा के हर क्षेत्र में पेट्रोलियम की मांग लगातार रूप से बढ़ती जा रही थी। इस वजह से बच्चों 1973 और उसके बाद के सालों में भारत का अधिकांश जो पैसा था, वो जो पूंजी थी, वो पेट्रोलियम आयात करने में ही लग गया है। ठीक है, तो यह बहुत बड़ा संकट का कारण बना बच्चों, क्योंकि भारत पेट्रोलियम के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है और विदेशों से लगातार रूप से भारी मात्रा में हम पेट्रोलियम आयात करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, जिससे खाद्यान्नों के स्थान पर उर्वरक तथा पेट्रोलियम ने ले लिया है। आयात के लिए जो हमने खाद्यान्न चुने थे वो तो हरित क्रांति के पश्चात बंद हो गए, लेकिन बच्चों पेट्रोलियम और उर्वरक हम भारी मात्रा में आयात करने लग गए। इस प्रकार से हमने देखा आयात संगठन है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम कि 2009 से 2017 में भारत का आयात संगठन में क्या परिवर्तन आया। प्रतिशत में खाद्य तथा संबंधित वस्तुएं मात्र 3.7 और मात्र 5.6, बहुत कम है। ईंधन की बात करूं तो बच्चों यह बहुत ज्यादा है, 33.2 और यहां पर 26.7, बहुत ज्यादा मात्रा में हम ईंधन का आयात करते हैं। तीसरा है बच्चों उर्वरक, 2.3 और 1.3। ठीक है बच्चों, इसके बाद पेपर बोर्ड, विनिर्मित और न्यूज प्रिंट 0.5 और 0.9। पूंजीगत वस्तुओं में 15% और 13.6%। अन्य सामानों की बात करूं तो 37%, 2016-17 में बच्चों 37% जो हिस्सा था वो अन्य वस्तुएं रखती थी। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का आयात संगठन 2009 से 2017 तक किस प्रकार का रहा है। ठीक है बच्चों, कि कितने प्रतिशत आयात जो टोटल होता है उसमें किस क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं कि प्रमुख वस्तुओं का आयात 2016-17 में उनके रुपयों में, यदि उनकी बात करूं कि वो प्रतिशत में ना होकर के वो रुपयों में कितनी है, तो उर्वरक एवं उर्वरक विनिर्मितियां 33,000 करोड़ रुपए इस पर आयात किया गया। खाद्य तेल की बात करूं बच्चों तो 73,000 करोड़, भारी मात्रा में हम भी खाद्य तेल आयात करते हैं। लुगदा या लुगदी एप्सिस्ट पेपर 6,000 करोड़, अलोह धातुएं 2,62,000 करोड़, लोहा एवं इस्पात 55,000 करोड़, पेट्रोलियम बच्चों सबसे ज्यादा पेट्रोलियम 5,82,000 करोड़, मोती बहुमूल्य एवं अल्प मूल्य रत्न 1,59,000 करोड़, चिकित्सीय एवं फार्मा उत्पाद 33,000 करोड़ और रासायनिक उत्पाद 1,47,000 करोड़ रुपए का आयात हम करते हैं। तो बच्चों देखने से हमें पता चल रहा है स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम का जो आयात है वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए हम पेट्रोलियम का आयात कर देते हैं। भारी मात्रा में हमारा जो पैसा है वो पेट्रोलियम आयात में जा रहा है और ये ऊर्जा का एक प्रमुख साधन भी है। अब बच्चों हमें करना क्या है, यदि हमें आयात निर्यात जो व्यापार घाटा है उसे हम कम करना है तो हमें सबसे मूल जो बेसिक काम होगा वो क्या होगा बच्चों, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम पर जो निर्भरता है हमारी उसे हम कैसे करनी होगी, कम करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो हमें पेट्रोलियम पर निर्भरता कम किस प्रकार से करेंगे कि हम जैसे कि मोटर व्हीकल है उसको हम बिजली पर आधारित कर सकते हैं, जैसे ई बाइक हुई, ई कार हुई, ई बस हुई।
ठीक है, और उस पर लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं। बच्चों, वर्तमान समय में जो पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, उनकी जो कीमतें बढ़ रही है, उस आधार पर लगातार रूप से जनमानस में यह भावना विकसित हो गई है कि पेट्रोलियम के बजाय हम ई बाइक, ई कार, ठीक है, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ना केवल वो सस्ती भी होगी, बल्कि भारतीय जो पैसा विदेशों में जा रहा है उस पर भी रोक लगेगी, और पर्यावरण के हिसाब से भी वो पर्यावरण के अनुकूल होगी। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप बाइक खरीदो या कार खरीदो तो किस प्रकार की खरीदनी है? अब ई बाइक खरीदनी है या ई कार खरीदनी है। ठीक है बच्चों, तो जिससे हम क्या होगा, ये जो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का जो हम आयात करते हैं पेट्रोलियम का, उसमें हम कमी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात करूं तो एलओ धातु 2,62,000 करोड़, और इस प्रकार से मोती व बहुमूल्य 1,59,000 करोड़, और रासायनिक उत्पाद, बच्चों रासायनिक उत्पादों में भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो 2016-17 का जो प्रमुख आयात है वो रुपयों में इतना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि भारत में आयात निर्यात किस प्रकार से होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि व्यापार की दिशा किस प्रकार से है। धन्यवाद बच्चों।